गुड मॉर्निंग। लाइव हो गए हम लोग थोड़ी देर से ही सही। सेशन 4 स्पेस टेक्नोलॉजी सेशन 2। और मेरी आवाज़ काफ़ी अच्छी आ रही है ऐप में। तो आई होप कि आप लोगों के ऐप में भी ये आवाज़ उतनी ही अच्छी, उतनी ही क्लैरिटी के साथ पहुंच रही होगी। आज 10 मिनट लेट है, कल 7 मिनट लेट थे, लेकिन आज पहले मेरी तरफ से नेटवर्क का प्रॉब्लम हुआ, फिर टीम की तरफ से लाइव स्ट्रीम को ऐप में कनेक्ट करने का प्रॉब्लम हुआ। खैर, बड़ी-बड़ी क्लासेस में छोटी-छोटी बातें होती हैं, डोंट माइंड इट। हम लोग कोशिश करेंगे कि ये 10 मिनट का जो हमारा गैप रहा है। अच्छा, साउंड लो है, आई नो साउंड लो क्यों है। माइक को थोड़ा दूर रख करके मैंने अभी तक इसको क्लिप नहीं किया था, इसलिए साउंड लो था। अब साउंड ठीक है क्या? धीरे-धीरे आप लोग मुझे जो है ना, इस चीज़ से जानने लग जाएँगे। वैसे कोशिश करूँगा कि कल से इस तरह से जानने का मौका ना लगे कि सर हमेशा माइक इधर-उधर छोड़ के और क्लास चालू कर देते हैं। वो नहीं है, एक्चुअली मैं क्लास को बस कॉन्फ़िगर करा रहा था टीम के साथ, के केजीएस के टीम के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहा था, अपनी टीम के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहा था। तो इस चक्कर में मैंने माइक को वहाँ पे उतार के रख दिया। आई थिंक नाउ द ऑडियो इज़ परफेक्ट टू योर लाइकिंग। इज़ इट क्लियर, नाइस एंड क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ, अब मुझे भी ऑडियो अच्छी आ रही है, तो आई आई सपोज़ कि ऑडियो अच्छी ही है, ठीक है? तो चैट वाले फ़ोन को मैंने साइड में कर दिया। चैट दिख रहा होगा, जब हम लोग चैट के मौके पर आएँगे, जब जब कुछ पूछने की ज़रूरत होगी, तो ऑफ़ कोर्स चैट पे मेरी नज़र पड़ेगी। हमेशा की तरह चैट पर इधर-उधर की बात मत कीजिएगा। कोशिश करिएगा कि आपको इस इतने बड़े ग्रुप में इस वजह से जाना जाए कि जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं, तो उससे ग्रुप में वैल्यू ऐड होता है, सारे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिलता है। क्योंकि जब आप कुछ अच्छा सवाल पूछेंगे, तो उसके जवाब से हर व्यक्ति इस क्लास में एनरिच होगा। अपने आपस में ज़रूर से बात करना बंद कर दीजिए, बिकॉज़ दैट इज़ डिस्ट्रैक्टिंग फॉर एवरीवन। मोरओवर नुकसान आपका होगा। बाकी लोगों का कितना नुकसान होगा, वो कितना पार्टिसिपेट करते हैं, उस पे निर्भर करेगा। आपका पक्का नुकसान होगा, तो डोंट डू दैट, ओके? ऑन दैट नोट, सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग रिकैप देखने जा रहे हैं। रिकैप का मतलब है कि क्विकली पिछली क्लास में हमने क्या देखा था, क्विकली हम लोग उसको एक बार रिव्यू कर लेंगे, और रिव्यू करने के बाद देन वी विल बी कमिंग टू द थिंग्स दैट वी हैव टू डू टुडे, ठीक है? और पूरी की पूरी क्लास को हम रिकैप नहीं करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि स्पेस के 4 पिलर्स हैं, और स्पेस की स्टडीज के 4 पिलर्स हैं, और उन 4 पिलर्स की अगर हम बात करें, तो ये पहला पिलर है जहां पे हम हैं आज। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कल कर लिया कि स्पेस क्या है, ऑर्बिट क्या है, वगैरह वगैरह। ऑर्बिट्स कितने तरह के होते हैं, वो आज की क्लास में हम लोग इन डेप्थ, इन डिटेल देखने जा रहे हैं। और उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स, पर्पस के हिसाब से कितने तरह के सैटेलाइट होते हैं, और सैटेलाइट आखिरकार कहते किसको हैं, तो वो भी आज देखेंगे। और लास्टली हम देखेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन एरियाज को। कल तो हमने टॉपिक मैपिंग करी, और बस 2-3 बेसिक कॉन्सेप्ट समझे कि स्पेस क्या है, इस सिलसिले में कार्मेन लाइन क्या है, वो हमने समझने की कोशिश करी। फिर हमने ये समझने की कोशिश करी कि ऑर्बिट क्या होती है, और ऑर्बिट में बने रहने के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, राइट? तो ये सारी चीजें हमने कल देखी थी। और उसके बाद आज हम लोग जब देखेंगे, तो ऑर्बिट्स के बारे में इन डिटेल की किस किस तरह की ऑर्बिट्स होती हैं, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू सी। फिर ऑब्वियसली हम लोग अलग अलग तरीके के पर्पस के हिसाब से सैटेलाइट्स को भी देखेंगे, और हम लोग देख रहे होंगे स्पेस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन को। और यकीन करिए कि स्पेस टेक्नोलॉजी हमारे और आपके लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा बन चुका है कि उसके कंपैरिजन में बहुत कम ही टेक्नोलॉजी हैं जो आपके और हमारे लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी संभावनाओं से भरी हुई है, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी उतने बड़े स्केल पर हमारे और आपके डे टू डे लाइफ का हिस्सा अभी तक नहीं बन पाई है। इसी तरह से अगर आप देखें रोबोटिक्स, तो रोबोटिक्स इंडस्ट्रियली बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। हमारे और आपके डे टू डे लाइफ में रोबोटिक्स का इस्तेमाल काफ़ी कम है। ऑल्टरनेट एनर्जी हमारे कंट्री के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन मोस्ट ऑफ अस
आज भी हम एनर्जी के कन्वेंशनल रिसोर्सेज पे, परंपरागत रिसोर्सेज पर डिपेंड करते हैं, लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो क्या क्या उसके एप्लीकेशन एरियाज हैं वो देखेंगे, ठीक है। ये कल के पिलर 1 को हम आज कंप्लीट करेंगे। इसके बाद कल हमने ये देखा था स्पेस क्या है, बस एक रिकैप हो रहा है, दोबारा उस चीज़ों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने ये देखा था कि स्पेस, अगर टेक्नोलॉजिकल पर्पस के लिए कहें तो स्पेस का मतलब आउटर स्पेस से है, और आउटर स्पेस से हमारा मतलब है कि पृथ्वी के बाहर वो वाला हिस्सा जहाँ पे पृथ्वी का गुरुत्वीय प्रभाव, ग्रेविटी इतना कम हो जाता है कि वायुमंडल इज आइदर जीरो और नियर जीरो। और जब वायुमंडल इज आइदर जीरो और नियर जीरो, तो फिर लाइट की कोई स्कैटरिंग नहीं होती, प्रकीर्णन नहीं होता, साउंड का ट्रांसमिशन नहीं होता, और यहाँ पर अपने आप को बनाए रखने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो मैन मेड हो या नेचर का मेड हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑर्बिटल वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है। वायुमंडल का अभाव होगा, बहुत ही क्षीण गुरुत्वीय प्रभाव होगा। हमने ये भी देखा था कि गुरुत्वीय प्रभाव बहुत क्षीण होगा, लेकिन जीरो नहीं होगा। और जीरो इसलिए नहीं होगा कि हमने एग्जाम्पल लिया था आदित्य L1 का, कि कैसे 1.5 मिलियन किलोमीटर के बाद भी आदित्य L1 एक पॉइंट पे अर्थ और सन दोनों के ग्रेविटेशनल इफेक्ट से अफेक्टेड होगा, और उसकी वजह से वो अपनी जगह पर बना रहेगा, और उस जगह पर बने रह करके वो सन को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करता रहेगा। जब हम आदित्य L1 में क्लास नंबर 4 में आएंगे, ये स्पेस का क्लास नंबर 2 है, जब हम आदित्य L1 पे क्लास नंबर 4 में आएंगे तो वी विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू सी दैट एज वेल, वो भी देखने का मौका लगेगा हमें। वायुमंडल का अभाव आसान है, 10,000 किलोमीटर के बाद वायुमंडल एक्चुअली खत्म हो जाती है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी इतनी कम हो जाती है कि वो वायुमंडलीय गैसों को, वायुमंडलीय कणों को अपने पास रख पाने में असमर्थ होती हैं। ग्रेविटी खत्म नहीं होती, लेकिन इतनी कम हो जाती है कि वो वायुमंडलीय गैसों को अपने ग्रेविटी के प्रभाव से अपने आसपास रखने में असफल रहती है। वहां पर कोई मैटर नहीं होता सिवा खगोलीय पिंडों के अतिरिक्त, सिवा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के। कोई साउंड की ट्रांसमिशन नहीं होगी वहां पे। सोचिए कितनी भयंकर ऑडियो प्रॉब्लम होगी। अभी मेरा माइक यहाँ रखा था और आप लोगों ने कहा ऑडियो नहीं आ रही, ऑडियो कम आ रहा है। कल तो मैं माइक छोड़ के ही आ गया था, तो ऑडियो तो भयंकर गायब हो गई थी। सोचो कि कल जो शुरुआत के 2 मिनट में जो आपका अनुभव था ना, वही अनुभव आपको मिलेगा जब आप स्पेस में चले जाएंगे। भयंकर ऑडियो प्रॉब्लम आपको होने वाली है, बिकॉज ध्वनि, साउंड डज नॉट गेट ट्रांसमिटेड इन वैक्यूम। शून्य में साउंड का ट्रांसमिशन नहीं होता, करेक्ट। उसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि कल मैं बताना, एक्सप्लेन करना करने से रह गया था। मैं आज बताता हूं कि लाइट की स्कैटरिंग नहीं होती तो उसका फायदा क्या है। होता क्या है कि जब एटमॉस्फेयर नहीं होता तो एटमॉस्फेरिक गैसेस नहीं होती, और अगर एटमॉस्फेरिक गैसेस नहीं होती तो बहुत सारे ऐसे वेवलेंथ जो कि एटमॉस्फेयर की गैसेस एब्जॉर्ब कर सकती थी, उन वेवलेंथ को आप देख पाते हैं। जब आप स्पेस में जाते हैं तो आप ऐसे कलर्स को देख पाते हैं जो कि पृथ्वी पर रहते हुए आप कभी भी नहीं देख पाए होंगे। वैसे कलर्स को आप देख पाते हैं। वजह क्या है उन कलर्स को देख पाने की? वो ऐसे कलर्स हैं जो आप तक पहुंच सकते थे, लेकिन उनमें से बहुत सारे कलर्स को एटमॉस्फेयर के गैसेस ने एब्जॉर्ब कर लिया रास्ते में। इसी तरह से लाइट को एटमॉस्फेयर के छोटे छोटे पार्टिकल, धूल कण और दूसरे माइन्यूट पार्टिकल स्कैटर कर देते हैं, उसका प्रकीर्णन कर देते हैं। उसकी वजह से भी वो लाइट जिस शुद्धता के साथ, जिस बीम में आप तक पहुंच सकती थी, उस बीम में आप तक नहीं पहुंचती। इसकी वजह से बहुत सारी चीजों को, अगर आप अर्थ पे बैठ करके और किसी सेलेस्टियल बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वो ऑब्जर्वेशन आपका थोड़ा आधा अधूरा होगा। गौर से सुनिएगा, मैं किसी और चीज से इसको लिंक करने जा रहा हूं, इसलिए इसको गौर से सुनिएगा। तो अब सवाल उठता है कि अर्थ पे रहते हुए जब आप किसी सेलेस्टियल बॉडी को टेलीस्कोप के जरिए या कुछ बहुत बड़े सेंसर के जरिए जब आप देखने की कोशिश करते हैं, तो
काफी कुछ आप देख पाते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन समहाउ आप वो सब कुछ नहीं देख पाते हैं जो देखने के लिए अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि आप कुछ भी देख पाएंगे, वो इसलिए देख पाते हैं कि या तो उससे कोई लाइट चली है जो आपकी आंखों तक पहुंचेगी, या वो किसी के लाइट को रिफ्लेक्ट करके आप तक भेज रहा है। आप पेड़ पौधों को कैसे देख पाते हैं दिन में? क्योंकि पेड़ पौधे सन के लाइट को एक बड़े हिस्से को रिफ्लेक्ट करते हैं। ग्रीन वाली लाइट को वो खास तौर पे रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए पेड़ पौधे खासतौर पे उनकी पत्तियां आपको ग्रीन दिखती हैं। रेड और ब्लू को अच्छा खासा एब्जॉर्ब करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन बेसिकली जो लाइट पेड़ पौधे रिफ्लेक्ट करते हैं, या मान लो कि इस रूम में मैं हूं, यहाँ से आपकी क्लासेस ले रहा हूं, तो ऐसा क्यों है कि मुझे कैमरा दिख रहा है? कैमरा इसलिए दिख रहा है कि कैमरा लाइट की कुछ वेवलेंथ को तो एब्जॉर्ब कर चुका है, लेकिन बाकी की वेवलेंथ मेरी तरफ भेज रहा है, और वो वेवलेंथ मेरी आंखें देख पा रही हैं, और उनको देख पाने की वजह से मैं समझ पा रहा हूं कि सामने कैमरा है। अगर कोई व्यक्ति भी अगर मेरे उस कैमरे के पीछे खड़ा है, तो मैं उस व्यक्ति को भी इसी प्रिंसिपल के तहत देख पाऊंगा। अब एक चीज सोचो कि कैमरा और मेरे बीच में, या उस व्यक्ति और मेरे बीच में बहुत डेंस फॉग हो, कोहरा हो, या बहुत डेंस धुआं, स्मोक हो, तो क्या मैं उतने ही साफ तरीके से उस कैमरे को, उतने ही साफ तरीके से उस पर्सन को देख पाऊंगा? आंसर है, नहीं देख पाऊंगा। राइट? क्यों? क्योंकि काफी सारा जो लाइट का वेवलेंथ था, वो उस धुएं में या उस कोहरे में एब्जॉर्ब हो गया। करेक्ट? और इतना ही नहीं, धुएं के कणों से काफी सारा लाइट स्कैटर हो गया, तो विजिबिलिटी क्या हो जाती है? विजिबिलिटी कम हो जाती है। यही स्टोरी फॉग में है, कोहरे में है, कि वाटर वेपर के कणों की वजह से बहुत सारी लाइट स्कैटर हो जाती है, और काफी कुछ वो एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइट को कायदे से ट्रांसमिट होने नहीं देता। इसीलिए कोहरे में ट्रेन लेट से चलने लगते हैं, प्लेन लेट से चलने लगते हैं, ट्रेन और प्लेनें कैंसिल भी होती है अगर बहुत घना कोहरा हो, वगैरह वगैरह। इन नटशेल होता यह है कि लाइट अगर कायदे से ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, उसकी स्कैटरिंग हो गई, रास्ते में कहीं एब्जॉर्ब हो गया, तो आप अर्थ पे रह करके बहुत सारे सेलेस्टियल बॉडी को आप जो देख सकते थे, नहीं देख पाते। और यही वजह है कि हमें स्पेस में टेलीस्कोप भेजना पड़ता है, जहां पे एयर ना हो, जहां पे धूल कण ना हो, और सारे के सारे रे बगैर स्कैटर हुए, बगैर रास्ते में कहीं एब्जॉर्ब हुए, आपके सेंसर पे आके गिरते हैं। यही वजह है कि सन जैसे ब्राइट ऑब्जेक्ट को स्टडी करने के लिए हमें स्पेस मिशन की जरूरत पड़ी, स्पेस टेलीस्कोप को भेजने की जरूरत पड़ी, जिसका नाम है आदित्य L1। करेक्ट और नॉट? आदित्य L1 को भेजने की जरूरत ही क्यों पड़ी? हम अर्थ के किसी ऑब्जर्वेशन स्टेशन से टेलीस्कोप लगा करके क्यों नहीं देख सकते थे? इसलिए नहीं कि बहुत कुछ हम नहीं देख पाते। इसी तरह से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अमेरिका के नासा ने लॉन्च किया, और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अकेला नहीं है। इसके पहले काफी पावरफुल, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप की तुलना में कम पावरफुल एक होता था, जिसको हबल टेलीस्कोप कहते थे। HUBBLE। कितने लोगों ने सुना है हबल का नाम, जिसको हम हबल टेलीस्कोप कहते थे? तो हबल टेलीस्कोप जो है ना, हबल टेलीस्कोप भी स्पेस टेलीस्कोप था। 2015 में इंडिया ने एस्ट्रोसैट भेजा। तो एस्ट्रोसैट भी क्या है? एक तरह का स्पेस टेलीस्कोप है। वो लो अर्थ ऑर्बिट में जा करके और स्पेस का ऑब्जर्वेशन करता है, डेटा भेजता है, और ग्राउंड स्टेशन पे साइंटिस्ट उसको स्टडी करते हैं। एक चीज समझ में आई हमें, और वो चीज ये समझ में आती है कि स्पेस टेलीस्कोप को भेजने का मेन पर्पस ये है कि वहां पे जो रेडिएशंस हैं, जो रेज हैं, वो बिना स्कैटर हुए, बिना एब्जॉर्ब हुए सेंसर पे आएंगी, और बहुत ऐसी चीजों को देखने का, स्टडी करने का साइंटिस्ट को मौका मिलेगा, जो अदरवाइज वो देख और स्टडी नहीं सकते थे। आर वी क्लियर? तो एक ये कॉन्सेप्ट है, जो कि नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से ये कॉन्सेप्ट आती है। क्लियर सारे लोगों का? नहीं सुना था? आदित्य L1 मिशन चेष्टा पूछ रही है क्या है? चेष्टा क्लास नंबर 4 तक रुकी है। वहां पे इंडिया के स्पेशल मिशंस में आदित्य L1, गगनयान, चंद्रयान और मंगलयान सबकी बात होगी, ठीक है ना? तो अभी हम वहां पर जंप नहीं करते। तो अब यहां पर एक चीज आप थोड़ा सा लिख लीजिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
ये जो नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, प्रकाश का कोई प्रकीर्णन नहीं, इट इज यूज्ड फॉर launching and operating स्पेस टेलीस्कोप्स। ठीक है ना? तो हिंदी में मैं डिक्टेट कर देता हूं। इस सिद्धांत का उपयोग इस सिद्धांत का उपयोग स्पेस टेलीस्कोप इस सिद्धांत का उपयोग स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च और संचालित करने के लिए किया जाता है। इस सिद्धांत का उपयोग स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च और संचालित करने में किया जाता है। और इंग्लिश में मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है। ठीक है? और उसका रीजन क्या है? इस सिद्धांत का उपयोग स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च और संचालन में क्यों किया जाता है इस सिद्धांत का उपयोग? तो इसका आंसर बहुत सरल है। कि स्पेस में प्रकाश अन्य किरणों का प्रकीर्णन एवं न्यूनतम या शून्य रहता है, और उसकी वजह से बेहतर अंतरिक्ष अवलोकन या प्रेक्षण की संभावना बढ़ती है। इसको इंग्लिश में हम डिक्टेट कर देते हैं। हिंदी वाले इस चीज को लिख लेंगे, हम एक बार रिपीट किए देते हैं। स्पेस में प्रकाश तथा अन्य किरणों का प्रकीर्णन एवं अवशोषण न्यूनतम हो जाता है या शून्य तक हो जाता है। अगर एकदम से एटमॉस्फेयर नहीं है 10,000 किलोमीटर के बियॉन्ड, तब तो ये शून्य रहेगा। लेकिन अगर 10,000 किलोमीटर के अंदर भी है, और जो कि है, मिसाल के तौर पे हमारा एस्ट्रोसैट ही 10,000 किलोमीटर के अंदर ही है। इसी तरह से जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी 10,000 के अंदर ही है। तो उनको न्यूनतम प्रकीर्णन और न्यूनतम अवशोषण देखना पड़ता है, और उसकी वजह से सारी किरणों को आप रिसीव करते हैं, और सारी किरणों को रिसीव करके आप एक बेहतर प्रेक्षण कर पाते हैं। आर वी ऑल नाइस एंड क्लियर अबाउट इट? 100 किलोमीटर पे लाइट स्कैटरिंग नहीं होता, लाइट स्कैटरिंग बहुत कम हो जाती है, लेकिन होती है। ललिता कह रही हैं आपकी हैंडराइटिंग बहुत बढ़िया है। ललिता, लेकिन दुख की बात है कि परीक्षा फिर भी आपको देनी है। तो अगर परीक्षा और हैंडराइटिंग को लेकर के मैं एक बात बोलूं, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपकी हैंडराइटिंग खूबसूरत हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन एग्जामिनर को पढ़ने में बिल्कुल भी कठिनाई ना हो, और आपने जो भी लिखा है एग्जामिनर बगैर एफर्ट के उसको एक सिरे से दूसरे सिरे तक पढ़ता चला जाए, आपके स्कोर में ये बहुत बड़ा निर्णायक साबित होगा। तो हमें किसी भी लेवल पे, चाहे हमारी भाषा कॉम्प्लिकेटेड हो, क्लिष्ट हो, वो भी प्रॉब्लमैटिक है, या फिर आपका एक्सप्रेशन बहुत उलझा हुआ है तो भी प्रॉब्लम है, या आपकी हैंडराइटिंग बहुत स्पष्ट नहीं है, बहुत क्लियर नहीं है, तो भी प्रॉब्लम है। तो अपने लैंग्वेज के लेवल पे सिंप्लिसिटी डेवलप करनी है, और अपनी हैंडराइटिंग में हमें लेजिबिलिटी डेवलप करनी है कि कोई भी उसको आराम से पढ़ सके। खूबसूरती कुछ लोगों के हैंडराइटिंग में हो सकती है, कुछ लोगों के हैंडराइटिंग में उतनी नहीं होती, उन्हें ज़्यादा अभ्यास करने की ज़रूरत है। लेकिन फिलहाल हैंडराइटिंग की खूबसूरती के लिए अभ्यास की कोई ज़रूरत नहीं है। हैंडराइटिंग अगर आपका क्लीन है और आप छोटे सेंटेंसेस में क्लियर तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं, वो सिविल सर्विस एग्जाम में काफ़ी है। उसके बाद बाकी की जो डिसीजन है
आपके मार्क्स की, वो आपके कंटेंट पर डिपेंड करेगी कि आपको कितने मार्क्स मिलते हैं। करेक्ट। तो हैंडराइटिंग एक मीडियम है अपने नॉलेज को, अपने कॉन्सेप्ट को एग्जामिनर के साथ शेयर करने का, हैंडराइटिंग और सिंपल लैंग्वेज। लेकिन मीडियम के बाद आप क्या पेश करते हैं बहुत कुछ उस पर निर्भर करेगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक बहुत खूबसूरत डब्बे में पुरानी और बेकार मिठाई किसी को भेज दूं, तो डब्बा एक मीडियम था जिसमें मैं मिठाई पैक करके भेज रहा हूं, लेकिन अगर वो पुरानी और अच्छी मिठाई नहीं है तो मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर डब्बा बहुत बेकार हो और बहुत शानदार मिठाई भेजूं तो भी वो इफेक्ट नहीं आता। कई लोग डब्बे को ही देख करके या उस कागज के पैकेट को ही देख करके उसके अंदर की मिठाई को देखना भी नहीं पसंद करेंगे, अरे क्या ही भेजा होगा उसमें। इसलिए पैकेजिंग मैटर करती है और इसी वजह से हमारा कंटेंट भी मैटर करेगा। दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। मुझसे ये नहीं पूछिएगा कि दोनों में ज्यादा जरूरी कौन है, दोनों बराबर के जरूरी हैं। हैंडराइटिंग और सिंप्लिसिटी एग्जामिनर को आपका आंसर पढ़ने को विवश करती हैं और कंटेंट एग्जामिनर को आपको असेस करने में हेल्प करता है। तो ये याद रखिएगा। ओके, तो इंग्लिश में इसको हम एक बार रिपीट कर देते हैं। ये है, इन द स्पेस देयर इज मिनिमल और जीरो, इन द स्पेस देयर इज मिनिमल और जीरो absorption and scattering. There is minimal or zero absorption or scattering of light and other rays. In the space, there is minimal or zero scattering and absorption of light and other radiation. It allows better space observation. It allows better space observation. चलो, we are done here. अब हम अपने रिकैप में आगे चलते हैं। हमने रिकैप में फिर देखा कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम कारमेन लाइन को देखते हैं। कारमेन लाइन जो हमारे अर्थ के सरफेस से 100 किलोमीटर की हाइट पे होती है, तो वो कारमेन लाइन होती है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ से बिगिनिंग ऑफ स्पेस शुरू होती है और जो इंटरनेशनल स्पेस ट्रीटीज हैं वो भी कारमेन लाइन पर आधारित होती हैं। यहाँ पर गुरुत्वीय प्रभाव काफी वीक हो जाता है, वायुमंडल काफी थिन, काफी विरल हो जाता है, और अगर आप एकदम से शून्य की सीमा रेखा की बात करेंगे तो वो शून्य की सीमा रेखा मिलती है आपको 10,000 किलोमीटर एंड अबव। बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट इज द कारमेन लाइन फ्रॉम वेयर द स्पेस स्टार्ट्स। और इसी वजह से लो अर्थ ऑर्बिट में बहुत सारे सैटेलाइट हैं जो 10,000 किलोमीटर के अंदर ही हैं। लो अर्थ ऑर्बिट की भी बड़ी घूमती फिरती परिभाषा है। अभी थोड़ी देर में हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट पर आएंगे तो देखेंगे कि उसकी परिभाषा कितनी घूमती फिरती सी है। कुछ लोग कहेंगे कि पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर से ऊपर, क्योंकि स्पेस तो वहीं से शुरू होती है, और 1,000 किलोमीटर तक लो अर्थ ऑर्बिट है। कुछ लोग उसको, यूरोपियन स्पेस एजेंसी 1,500 किलोमीटर तक ले जाती है, कुछ लोग 2,000 किलोमीटर तक भी ले जाते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि 2,000 किलोमीटर के अंदर जो भी स्पेस का एरिया है उस एरिया में कोई भी ऑर्बिट होती है तो वो लो अर्थ ऑर्बिट ही कहलाएगी। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो नेचुरल हो या मैन मेड हो, तो कोई भी ऑब्जेक्ट की अपनी एक लीनियर वेलोसिटी होगी, और लीनियर वेलोसिटी वो वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटी को कैंसिल करनी चाहिए, मतलब 0 0 होना चाहिए, तभी वो ऑब्जेक्ट इसके चारों तरफ परिक्रमा करेगी। अदरवाइज लीनियर वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट इस ऑर्बिट से एस्केप कर जाएगी, पलायन कर जाएगी, और अगर कम होगी तो ये उस बॉडी पे गिर जाएगी जिसकी ये परिक्रमा करने वाली थी। तो दोनों को बचाने के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है। और ऑर्बिटल वेलोसिटी, और जिसको हम कक्षीय वेग या कक्षा वेग कहते हैं, तो वो तब अचीव करते हैं व्हेन VL इज इक्वल टू VG।
कम होने पे क्या होगा आपको पता है, ज़्यादा होने पे क्या होगा ये भी पता है। और उसके बाद कल हमने देखा कि कोई भी सेलेस्टियल बॉडी या स्पेसक्राफ्ट अपने ऑर्बिटल पाथ को इसलिए फॉलो करती है क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल वेलोसिटी उसको मिली होती है। कल हमने बात भी की थी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है ना। कल हमने ये भी बात की थी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है, कैसे वो एस्टेब्लिश होते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये था हमारा रिकैप, और अब हम लोग चीज़ों को देखते हैं आगे। करेक्ट। तो अब चीज़ों को थोड़ा आगे देखने का मौका आ गया है, और ये प्रेजेंटेशन को अब मैं ऑफ कर दूं क्योंकि इस प्रेजेंटेशन की हमें ज़रूरत है नहीं। और अब हम अपना नोट खोल लेते हैं। सर डाउनलोड का ऑप्शन दीजिए। डाउनलोड मैं नहीं तय कर सकता, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉल है बाबू, और ये सिर्फ और सिर्फ जो केजीएस की एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनका पॉलिसी डिसीजन है। लेकिन यहाँ पर एक मैं कमेंट जरूर करना चाहूँगा कि आज की डेट में कुछ स्टूडेंट्स की वजह से कंटेंट की इतनी पायरेसी हो रही है कि कोई भी अच्छा टीचर अपने आप को बड़ा डिस्करेज महसूस करता है कि उसने इतनी मेहनत करके, इतने पैशन के साथ किसी चीज़ को पढ़ाया, और उसके बाद वो ऐसे ही सर्कुलेट हो रहा है, कुछ लोगों ने उस कंटेंट को चुरा लिया, और ये इतना ही बुरा है जैसे कि कोई किसी की पॉकेट मार ले भीड़ बड़ी जगह में। फर्क इतना ही है कि पॉकेट मार कई बार पकड़ा जाता है, डिजिटल पायरेसी में ऐसा करने वाले पकड़े नहीं जाते। लेकिन एक टीचर के लिए उतना ही ह्यूमिलिएटिंग है, उतना ही डिस्करेजिंग है कि उनकी मेहनत का सामान चोरी हो गया। आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सारे टीचर्स को मैं जानता हूं जो बेहतरीन टीचर हैं, बेहतरीन टीचर हैं, और उन्होंने अपने पीडीएफ कंटेंट को अपडेट करना बंद कर दिया है। वो कहते हैं कि सर जो भी एक्स्ट्रा बताना होगा हम क्लास में बता देंगे, पीडीएफ का क्या फायदा, आज पीडीएफ देंगे कल टेलीग्राम पे बट रहा होगा। सच्चाई है। उनको मैं क्या कह के मना करूं, उनको क्या कह के मैं एनकरेज करूं। तो नुकसान अंततः बच्चों का हो रहा है, लेकिन उन बच्चों का हो रहा है जिनको इस नुकसान से फर्क ही नहीं पड़ रहा है। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते हैं, चोरी करने वाले बच्चे चोरी करते हैं, सिंपल है। तो नुकसान तो उन्हीं का हो रहा है, इस चक्कर में कुछ अच्छे बच्चे भी पिस जाते हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं कल के एजेंडा पॉइंट्स को एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्बिट्स और ऑर्बिट्स के टाइप करते हैं, ठीक है। प्रांजल कह रहे हैं स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, कॉपीराइट कर दीजिए। वही सब करेंगे तो पढ़ाएंगे कब। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं हर क्लास के पीछे बहुत होमवर्क करके, बहुत सोच कर, बहुत प्लान करके और रिसर्च करके आता हूँ। तो इसके बाद इतना टाइम कहाँ बचेगा कि मैं उन लोगों को ढूंढता फिरूं कि कौन कर रहे हैं। मेरे अपने तरीके हैं, और उसके बाद मैं भूल जाता हूँ कि अब जिसको करना है तो आप कर सकते हैं। हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में, और हमारे समाज में क्या, दुनिया के हर कोने में, हर वक्त में कुछ लोगों की ये टेंडेंसी रही है कि वो दूसरों की चीज़ें चुरा लेते हैं। तो आप उनको एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, आपको मान के चलना होगा कि हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं, और तो इग्नोर ही करना एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। गोलू कह रहे हैं सर अर्थ का ग्रेविटी कहां पर खत्म होता है। थ्योरेटिकली अर्थ का ग्रेविटी इनफाइनाइट पॉइंट पे जाके खत्म होगा, ठीक है। तो क्या होता है ना कि हर चीज अपने मास की वजह से कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट कर रही होती है। डिपेंड करता है कि वो मास कितना ज्यादा है, जितना ज्यादा मास उतनी दूरी तक आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। लेकिन वो कम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। एब्सोल्यूट जीरो कहाँ होता है, नोबडी नोज, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहूंगा जहां तक ऑडियो की बात है। ऑडियो के लिए आप सारे लोग ईयरबड्स
हेडफोन का प्लीज इस्तेमाल करिए। इससे ज्यादा ऑडियो करेंगे डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। एक दो लोग कह रहे हैं, क्योंकि आप मोबाइल के ऑडियो से इसको सुन रहे हैं, तो इस वजह से आप कह रहे हैं। ज्यादातर मोबाइल के स्पीकर बहुत अच्छे नहीं होते, ज्यादातर, राइट। तो इसलिए मैंने कल भी कहा था, और बार बार अब इसको रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि अभी क्लास शुरुआती दौर में है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि यू शुड हैव अ हेडफोन, नॉट इवन ईयरबड। कान के अंदर लगाने वाला कुछ भी ना यूज करिए। हेडफोन अपेक्षाकृत सेफ है, और हेडफोन से बाहर की नॉइज भी कम आती है, तो आप कहीं ज्यादा फोकस होकर के चीजों को सीख पाएंगे। चलिए, अब हम आते हैं सबसे पहले ऑर्बिट्स पे। मेरे साथ लिखना शुरू कर दीजिएगा। ऑर्बिट्स, जिसको हम कहते हैं कक्षापथ। हाँ, कक्षापथ जो है, रिपीटिंग पाथ along which a satellite around object in the space, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है कि ये जो पाथ है, ये जो पथ है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है ना, पाथ और पथ। ये दोनों बिल्कुल एक ही चीज कन्वे करते हैं। तो ये जो पथ है, इसमें अपने आप को रिपीट करने की, अपने आप की पुनरावृत्ति करने की टेंडेंसी होती है, राइट। इसका मतलब है कि आप एक ही रास्ते पे चल रहे होंगे, तो ये रास्ता बार बार दोहराया जा रहा है, तो इस रास्ते की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, तो इसको हम कहते हैं पुनरावृत्त पथ, कि बार बार इस पथ को आप फॉलो कर रहे हैं। और ये वो पथ है जिस पथ पे एक उपग्रह किसी अंतरिक्ष पिंड, खगोलीय पिंड की परिक्रमा करता है, ठीक है। तो एक पुनरावृत्त पथ जिस पर कोई उपग्रह एक खगोलीय पिंड की परिक्रमा करता है, ठीक है। अब सवाल उठता है कि उपग्रह क्या है। तो उपग्रह हम किसी भी ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को कह सकते हैं, किसी भी खगोलीय पिंड को कह सकते हैं जो किसी दूसरे खगोलीय पिंड की परिक्रमा करता है। तो अगर हम उस नजरिए से देखें, हालांकि ज्योग्राफी में टर्मिनोलॉजी अलग है, लेकिन जो प्लैनेट होते हैं वो स्टार के सैटेलाइट होते हैं। दूसरे शब्दों में, स्टार्स जो तारे होते हैं, उनके चारों तरफ जो परिक्रमा करने वाले प्लैनेट होते हैं, कुछ और नहीं, उस तारे के उपग्रह हैं। लेकिन चूंकि अब भूगोल में, ज्योग्राफी में ऐसी टर्मिनोलॉजी बन गई है कि उनको हम ग्रहों के नाम से जानते हैं। इसी तरह से ग्रहों की परिक्रमा करने वाले उपग्रह होते हैं। फिर कई सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, जिनको हम कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, मैन मेड होते हैं, अलग अलग पर्पसेस के लिए स्पेस में भेजे जाते हैं। एंड 99% केसेस में वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे होते हैं। संचार उपग्रह, मौसम उपग्रह, भूप्रेक्षण उपग्रह, नौवहन उपग्रह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अगर हम ये, आई होप कि आपने लिख लिया है, मेरे साथ ही लिखने की कोशिश करिएगा, और अगर छूट जाए तो ये पीडीएफ बाद में रेफर करके पूरा कर लीजिएगा। तो अब हम उपग्रह या सैटेलाइट को
स्पेस के टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं। तो ये हो गया एन ऑब्जेक्ट दैट revolves around another celestial body or object। और अब लैग्रेंज पॉइंट की वजह से एक और शब्द का इस्तेमाल हो रहा है जिसको हम कहते हैं फील्ड। फील्ड का मतलब मैदान नहीं होता है, प्रभाव क्षेत्र होता है यहाँ पे, ठीक है। तो एक पिंड जो अंतरिक्ष में किसी अन्य पिंड या प्रभाव क्षेत्र की परिक्रमा करता है। अब सवाल उठता है कि ये प्रभाव क्षेत्र या ये फील्ड क्या है जिसकी परिक्रमा एक उपग्रह कर सकता है। उस पर अभी हम 2 मिनट में आएंगे, 2 मिनट के लिए बस पेशेंस रखिएगा। उपग्रहों के बारे में एक और बात जोड़ दें कि ये जो है ये नेचुरल हो सकते हैं या फिर ये मैन मेड भी हो सकते हैं। नेचुरल का मतलब है प्राकृतिक, जैसे ग्रह तारों के उपग्रह होते हैं और उपग्रह ग्रहों के चारों तरफ उसकी परिक्रमा करते हैं, या ये मानव निर्मित होगा। करेक्ट। जैसे ही मैंने लिखना शुरू किया कुछ लोगों ने इधर उधर की बात शुरू कर दी, कौन कहाँ से है वगैरह वगैरह। पूछ ही लो, बिना उसके तो ये स्पेस साइंस समझ में ही नहीं आएगी, है ना। डन। प्रेक्षण और प्रेषण में क्या अंतर है? अंजू, अंजू अगर आपका हिंदी मीडियम है तो ये जवाब आपको पता होना चाहिए कि किसी चीज को भेजना प्रेषण होता है और किसी चीज को ऑब्जर्व करना, किसी चीज को स्टडी करना देख करके, उसको प्रेक्षण कहते हैं। मैन मेड में सैटेलाइट आएगी, बिल्कुल आएगी ना। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, नेविगेशन सैटेलाइट होते हैं, वो सब के सब आते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, हम लोग ऑर्बिट्स पे हैं अभी, ठीक है ना। हम लोग ऑर्बिट्स पे हैं। तो ऑर्बिट्स में परिक्रमा के लिए लीनियर वेलोसिटी must cancel all the gravitational effects। मतलब कि रैखिक वेग तभी तभी गुरुत्वीय प्रभावों के योग के
बराबर होनी चाहिए। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया जो कल के कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाता है। यहाँ पे देखो आप, कल हमने क्या सीखा था कि वेलोसिटी लीनियर शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ग्रेविटेशनल। बहुत सही बात है। लेकिन आपको क्या पता है कि ये जो वेलोसिटी ग्रेविटेशनल है, ये वेलोसिटी ग्रेविटेशनल कई अलग अलग तरीके के ग्रेविटेशनल फील्ड के योग से बना होता है। एग्जाम्पल देता हूं और आप इसको समझ जाएंगे। एक नया पेज खोल रहा हूं और आपको एक एग्जाम्पल पेश करता हूं, देन यू विल अंडरस्टैंड। यह है हमारा अर्थ। अर्थ के चारों तरफ एक ऑर्बिटल पाथ है ये, ठीक है। ये ऑर्बिटल पाथ आपको कैसा दिख रहा है? अंडाकार दिख रहा है, ओवल टाइप का ये ऑर्बिटल पाथ है। अर्थ से काफी दूरी पे, लेकिन यहाँ पे उतनी दूरी पे हम नहीं दिखा सकते, तो इसलिए ऐसे मानो कि अर्थ से बहुत बहुत ज्यादा दूरी पर सन है। और पृथ्वी की तुलना में काफी बड़ा भी है ना। ये है सन, ये है हमारा अर्थ। और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है। ये दिख रहा है ऑब्जेक्ट, उतना शानदार नहीं दिख रहा होगा। इसकी कलर को हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा होगा, करेक्ट। कायदे से आप अभी तक यही सोच रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट पे ना सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। क्या सच में सिर्फ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है? सोच के देखो इस पे। राइट। आपस में लड़िए मत और क्लास में थोड़ा सा ग्रेविटी के साथ व्यवहार कीजिए। आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस बनने का सपना लेकर आए हैं, तो क्या वापस यहाँ पे आ जाओ और देखो कि क्या वाकई में डू यू थिंक कि इस ऑब्जेक्ट में सिर्फ अर्थ का ग्रेविटी लग रहा है और सन की ग्रेविटी नहीं लग रही? डू यू रियली थिंक? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अर्थ की ग्रेविटी तो लग ही रही है, लेकिन पूरे अर्थ पे सन की ग्रेविटी लागू हो रही है। अदरवाइज आपको क्या लगता है क्यों अर्थ सन की परिक्रमा कर रहा है? तो अर्थ अपने कम मास के साथ सन पे अपनी ग्रेविटी अप्लाई कर रहा है। अर्थ का मास बहुत कम है और सन से बहुत दूर है, लेकिन बावजूद उसके सन पे अपनी ग्रेविटी अप्लाई कर रहा है, और सन उस पर अपनी ग्रेविटी अप्लाई कर रहा है अर्थ पे। और चूंकि वो बैलेंस हो रहा है, और दूसरे दूसरे सेलेस्टियल बॉडी भी हैं जो अर्थ पे अपना ग्रेविटी अप्लाई कर रहे होंगे, चूंकि वो सब बैलेंस हो रहा है, इसलिए अर्थ अपने ऑर्बिटल पाथ में बना हुआ है। अर्थ अपने ऑर्बिटल पाथ में नहीं बना होता अगर सारे ग्रेविटी के प्रभावों को अर्थ की लीनियर वेलोसिटी काउंटर नहीं कर रही होती। तो इसका मतलब क्या है कि अर्थ इसके सबसे करीब है, तो अर्थ का तो प्रभाव है ही, लेकिन इस बात में कहीं कोई शक नहीं हो सकता कि प्रभाव तो थोड़े कम ही लेवल पे, लेकिन है तो प्रभाव सन का भी। तो इसके लिए भी कोई ना कोई वीजी होगा, वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वजह से ये सन की तरफ भागना चाहेगा। वीजी सन इसको कह देते हैं, और इसको हम कह देते हैं, इसकी वजह से जो होगा वो होगा वीजी अर्थ। तो टोटल जो वीजी है यहाँ पे, ये हो गया वीजी सन प्लस वीजी अर्थ। और ये जो हमारा वीजी है, इसको कैंसिल करने के लिए हमारा
वीएल होना चाहिए, तब वो ऑर्बिटल पाथ में बना रहेगा। तो ऑर्बिटल पाथ में बने रहने के लिए सारे गुरुत्वीय प्रभावों को कैंसिल करने के लायक आपकी लीनियर वेलोसिटी होनी चाहिए। लेकिन अच्छी बात क्या है कि सन अगर अपनी तरफ खींच रहा है तो अर्थ का गुरुत्वीय प्रभाव कम कर रहा है, तो इसलिए कम लीनियर वेलोसिटी में भी आप यहां पे बने रह सकते हैं। समझ रहे हैं? अगर सिर्फ अर्थ का ही गुरुत्वीय प्रभाव होता और सन का नहीं होता, तो सोचो कि आपको कितनी ज्यादा लीनियर वेलोसिटी का सामना करना पड़ता, क्योंकि अर्थ ही आपको अपनी तरफ खींच रहा होता है। लेकिन आपको अर्थ भी खींच रहा है, थोड़े वीक फोर्सेस के साथ सन भी खींच रहा है, तो अर्थ का खिंचाव आप थोड़ा कम अनुभव कर रहे हैं। और चूंकि अर्थ का खिंचाव आप थोड़ा कम अनुभव कर रहे हैं, तो इस वजह से आपको लीनियर वेलोसिटी की भी जरूरत थोड़ी कम पड़ेगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ थोड़ा? इज दिस पॉइंट क्लियर सारे लोगों को? ये क्लियर है ना? तो अब आप देखो एक चीज, मैंने क्या लिखा, लीनियर वेलोसिटी मस्ट कैंसल ऑल द ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स। मैंने लिखा ऑल। क्यों लिखा? क्योंकि एक ही ग्रेविटेशनल इफेक्ट किसी भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पे काम नहीं कर रहा होता है, सभी गुरुत्वीय प्रभावों के योग। ठीक है? ऑल द ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स, तब जा करके ये हमारा होता है। तो इसलिए इस फॉर्मूला को अब हम थोड़ा सा रिवाइज करके हम लिखते हैं, वीजी टोटल। तो वीएल जो होती है, दैट शुड बी इक्वल टू वीजी टोटल, तब जा करके ऑर्बिट में परिक्रमा होती है। इसको इधर लेकर आ जाते हैं। ऑर्बिट में परिक्रमा की ये हमारी शर्त है, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारा ये डायग्राम रहेगा। और इस डायग्राम में मैं लिख देता हूं कि एनी सैटेलाइट in the space experiences number of gravitational effects अंतरिक्ष में कोई भी उपग्रह कई गुरुत्वीय प्रभावों को अनुभव करता है। राइट? और उन सब का जो टोटल है वो आपके लीनियर वेलोसिटी से कैंसल होना चाहिए। प्रिया कह रही है लीनियर वेलोसिटी क्या होता है? प्रिया, लीनियर वेलोसिटी कल समझाई है, और उससे ज्यादा डीप बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो एक ही कॉन्सेप्ट जिसको कि समझा करके क्लियर कर लिया गया है, उसको रिपीट करके हम अपना ही टाइम वेस्ट करेंगे। कल के वीडियो को आप देखिएगा। हाउ डज इट वर्क व्हेन सन एंड मून आर इन द लाइन? कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट? सन पीछे रह के भी अपने साइज और अपनी दूरी के हिसाब से ग्रेविटेशनल इफेक्ट करेगा, और इसी तरह से मून अपने साइज और अपने डिस्टेंस के हिसाब से ग्रेविटेशनल इफेक्ट अप्लाई करेगा। तो दैट इज हाउ। नाउ अब हम आ जाते हैं
कक्षापथों के प्रकार। टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स। सबसे पहले आकार, मतलब शेप के बेसिस पर, ठीक है। मेनली आप ये देखेंगे, और आप ये देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम ऐसे देखें तो ये है वृत्ताकार, ये है अंडाकार, और ये है दीर्घ वृत्ताकार। सर्कुलर, ओवल, एलिप्टिकल। और यहाँ पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहती है, उसकी बात हम लोग करते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी कहती हैं कि सारे के सारे ऑर्बिट्स बेसिकली एलिप्टिकल होते हैं। दे कैन बी मोर एलिप्टिकल, दे कैन बी लेस एलिप्टिकल, होते तो एलिप्टिकल ही हैं, ठीक है। तो ये भी इसको देखने का एक तरीका है कि सारे के सारे ऑर्बिट्स एलिप्टिकल हैं, लेकिन कोई कम एलिप्टिकल हो सकता है, कोई ज्यादा एलिप्टिकल हो सकता है। और अगर बिल्कुल कम से कम एलिप्टिकल होगा तो वो नियरली सर्कुलर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम देखते क्या है, ईएसए मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी। का कहना है कि ऑल ऑर्बिट्स आर elliptical. They can be very less elliptical, less elliptical, and they can be highly elliptical. लेकिन होते सब के सब दीर्घवृत्ताकार ही हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये नजरिया है, क्योंकि जब हम सर्कुलर पाथ को भी देखते हैं तो हमें यही पता चलता है कि सर्कुलर पाथ भी पूरी तरह से सर्कुलर है नहीं। अगर आप एकदम ज्योमेट्रिकली पाथ को देखेंगे तो आप देखते हैं कि मून भी पृथ्वी के की परिक्रमा ज्योमेट्रिकल सर्कल में नहीं करती। ज्योमेट्रिकल सर्कल की अगर हम बात करें तो कुछ हद तक जुपिटर के कुछ सैटेलाइट्स हैं जो ऑलमोस्ट ज्योमेट्रिकल सर्कुलर पाथ में करते हैं, बट जो हमारे सैटर्न, शनि के जो सैटेलाइट्स हैं, आप देखो वो एलिप्टिकल पाथ में कर रहे हैं। ज्यादातर जो ये हैं, ज्यादातर जो प्लैनेट हैं वो सन की परिक्रमा या तो ओवल पाथ में कर रहे हैं, कुछ एक सर्कुलर, लगभग सर्कुलर में है, बाकी तो ओवल या एलिप्टिकल पाथ में ही सन की परिक्रमा हो रही है। तो नाउ आई होप कि आप ये समझ रहे हैं कि ये तीन मेन आकार हैं। लेकिन यूरोपियन स्पेस एजेंसी यहाँ पे बिल्कुल गलत नहीं है अगर ये कहती है कि सारे के सारे पाथ एलिप्टिकल ही हैं, कम और ज्यादा एलिप्टिकल की बात होती है। लिख लिया इतना? आर यू डन विद दिस? चलो, अब हम आते हैं
ये हमारा पहला था आकार के आधार पे। दूसरा, बेस्ड ऑन सेंट्रिसिटी। केंद्रीयता के आधार पर। केंद्रित। सेंट्रिक। सेंट्रिक। ये पिक्चर ही आपको पूरी कहानी बता देगा। तो केंद्रित हम उसको कहते हैं जहां पे जिस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की परिक्रमा की जा रही है वो ऑर्बिटल पाथ के सेंटर में है। और अपकेंद्रित या एक्सेंट्रिक उसको कहते हैं जहां पे जिस ऑब्जेक्ट की परिक्रमा की जा रही है वो ऑर्बिटल पाथ के सेंटर में नहीं है, वो ऑर्बिटल पाथ के एक हिस्से के काफी करीब है और एक हिस्से से बहुत ही दूर है। ठीक है, तो ये हो गया अपकेंद्रित। इस पार्ट को जो कि पास है उसको हम कहते हैं पेरिजी। और आप पेरिजी ही याद रखें, हालांकि नोट्स में हिंदी शब्द भी दिया गया है, लेकिन आजकल इसरो भी एपोजी और पेरिजी हिंदी में भी लिख करके प्रेस रिलीज करता है। तो आप पेरिजी याद रखें। पेरिजी जो है सो निकटतम पॉइंट है और ये सबसे दूरस्थ पॉइंट है जिसको हम कहते हैं एपोजी। तो ये जो अपकेंद्रित टाइप के जो ऑर्बिट हैं इनका भी अपना एक खास इस्तेमाल है। कहाँ इस्तेमाल है वो अभी हम देखने जा रहे हैं। अच्छा, लोग एक दूसरे को निकालने में लगे हैं। मैं हेल्प कर सकता हूँ, जितने लोग लड़ाई कर रहे हैं मैं सबको एक साथ निकलवा सकता हूँ ग्रुप से। मुझे उस पॉइंट पे मत लाइए। मैं चाहता हूँ कि मित्रवत तरीके से पढ़ाऊँ, लेकिन उम्मीद यह है कि आप डिसिप्लिन रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि डिसिप्लिन एक्सटर्नल हो तो मैं चैट को बंद करा सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो मैं कुछ लोगों को ब्लॉक करा सकता हूँ। प्लीज़ मुझे उस पॉइंट पे मत भेजिए। आई कैन गेट इट डन, आई वोंट डू इट, क्योंकि मैं आप लोगों की परवाह करता हूँ। राइट। तो ये है केंद्रीयता के आधार पर अपकेंद्रित और केंद्रित। अब एक चीज देखो जरा, केंद्रित जो होता है ना, ये सामान्य या नॉर्मल ऑर्बिट होता है। तो स्पेस में अगर आपको किसी की परिक्रमा करनी है कायदे से तो आप केंद्रित ऑर्बिट को ही देखते हैं कि केंद्रित ऑर्बिट एक होती है और केंद्रित ऑर्बिट का इस्तेमाल करते हुए परिक्रमा की जा रही है।
और कहीं कोई परेशानी होती नहीं है। अब केंद्रित जो है ज़्यादातर ट्रांसफर ऑर्बिट के रूप में इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल जो है ये ट्रांसफर ऑर्बिट के रूप में होता है। तो अब एक बार जरा हम एक्सप्लेन कर दें कि ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होता है। एक छोटा सा हम एग्जाम्पल देखते हैं और आप इसको समझ जाएंगे बड़े आराम से। ये आप लिख लो पहले। चल चल, ये देखो, अब इसको गौर से देखना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये है हमारा अर्थ, हमारा ब्लू प्लैनेट, राइट। अर्थ से काफी ज्यादा दूर रेड प्लैनेट जो कि है मार्स, काफी ज्यादा दूर। आपको कुछ भेजना है जिसका पर्पस है कि वो मार्स की परिक्रमा करे। आपको कुछ भेजना है जिसका पर्पस है कि वो मार्स की परिक्रमा करेगा। ये रहा, आप मार्स की परिक्रमा के लिए एक ऑर्बिट का डिसाइड कर लिए कि मार्स की परिक्रमा करने के लिए ये वाली ऑर्बिट सही रहेगी। तो इससे आप मार्स की परिक्रमा कराएंगे, ठीक है ना। अब इंटरेस्टिंग है क्या कि आपका कोई भी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नहीं है जो मार्स तक की दूरी तय कर सके और डायरेक्टली आपके मंगलयान को मार्स की ऑर्बिट में डिलीवर कर सके। हमारा या दुनिया के किसी भी स्पेस एजेंसी के पास कोई भी ऐसा लॉन्च व्हीकल नहीं है जिस लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल करके डायरेक्टली आप मार्स तक भेज सकें। मार्स तक तो छोड़िए, अर्थ के जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक आप नहीं भेज सकते, जो लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी पे है। वहां तक भी आप डायरेक्टली नहीं भेज सकते। हालत ऐसी है, ठीक है। और ये हर स्पेस एजेंसी की कहानी है। ये नहीं है कि इसरो के पास कोई ऐसे रॉकेट नहीं है और किसी दूसरी स्पेस एजेंसी के पास ऐसे रॉकेट है। नथिंग लाइक दैट, किसी के पास नहीं है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, किसी के भी पास नहीं है। अब क्या होता है कि हम फिर ट्रांसफर करेंगे तो कैसे करेंगे। तो हमारा जो ट्रांसफर होता है ना, वो थोड़ा ऐसे होता है। तो इसको रोटेट करने का कोई इंतजाम नहीं है ना। नहीं, रोटेट करने का तो कोई इंतजाम नहीं है। चलो, अब चूंकि इसको रोटेट करने का कोई इंतजाम नहीं है तो मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ हाथ से। ऑलमोस्ट बन ही गया, एग्जैक्टली नहीं बना लेकिन काफी हद तक बन गया। सो अब हम करते क्या है कि सबसे पहले हम एक सैटेलाइट को यहाँ लॉन्च करते हैं। एक रॉकेट लिया और कहाँ लॉन्च किया। हमने लॉन्च किया इसको पेरिजी पॉइंट पर। ये देखो हमने कहाँ लॉन्च किया इसको। हमने इसको लॉन्च किया है पेरिजी पॉइंट पर।
हमारा सैटेलाइट पेरिजी पॉइंट पे लॉन्च हो गया। सैटेलाइट, स्पेस क्राफ्ट जो भी है ना, वो पेरिजी पॉइंट पर लॉन्च हुआ। ये है पेरिजी पॉइंट, और यहाँ पे ये इंसर्ट होता है। और इसको जाना है मार्स तक। अब ये इस स्पेस क्राफ्ट में कई तरह के मोटर्स लगे होते हैं। इस स्पेस क्राफ्ट में कई तरह के मोटर होते हैं, और मोटर्स ही नहीं होते, बल्कि इस स्पेस क्राफ्ट में कई तरह के एनर्जी के सोर्सेज भी जाते हैं। कई तरह की बैटरीज, सोलर पैनल वगैरह वगैरह, ठीक है। तो एनर्जी के सोर्सेज भी जा रहे हैं, और ये फिर अपनी जर्नी तय करता है। ये ऐसे जा रहा है, और ये पूरी की पूरी जर्नी ट्रांसफर ऑर्बिट में हो रही है। और ये महीनों की जर्नी हो सकती है। मंगलयान की जर्नी महीनों की थी, आदित्य L1 की जर्नी महीनों की है, चंद्रयान की जर्नी भी कई हफ्तों की थी, है ना। तो ये जो है, ये जाता रहेगा, और फिर धीरे 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 ये पहुंचता है एपोजी पे। आपने देखा कि ये अपोजी पे पहुंच चुका है। क्लोजर लुक, नजदीक से देखते हैं। और एपोजी पे जाके एक मोटर स्टार्ट होता है, जिसको हम कहते हैं एपोजी किक मोटर, AKM। तो एपोजी किक मोटर जो होता है, वो एपोजी पे जाके ही किक स्टार्ट होता है, एपोजी पे ही जाकर के स्टार्ट होता है। और वो एपोजी मोटर जो है ना, अब इसकी वेलोसिटी को ऐसे चेंज करेगा कि अब इस ऑर्बिट में, एक सेकंड, ये अब ठीक है, ये अब ऐसे वापस आने की बजाय अब ऐसे इस ऑर्बिट का हिस्सा बन जाएगा। तो अपोजिट किक मोटर अब यहां पर स्टार्ट होगा, और अपोजिट किक मोटर इसकी वेलोसिटी को ऐसे चेंज करेगा कि ये अपने ट्रांसफर ऑर्बिट को छोड़ करके और इस ऑर्बिट का हिस्सा बन जाएगा, और फिर ये आराम से मार्स की परिक्रमा करके, या जिस जहां भी भेजा है उसकी परिक्रमा करके, उसके रिवॉल्यूशन करते हुए उसकी स्टडी करके आपको देगा, राइट। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर ऑर्बिट। तो ट्रांसफर ऑर्बिट्स हाईली एलिप्टिकल होते हैं। कई बार कई फेजेस के ट्रांसफर ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा ट्रांसफर ऑर्बिट है, जिसको हम कहते हैं स्थानांतरण। अच्छा, ठीक है ना। अपोजिंग मोटर बेसिकली एक मोटर होता है जो इसकी वेलोसिटी को बदल देता है, और वो तभी कंट्रोल से ऑन होगा जब वो एपोजी पे एग्जैक्टली पहुंच गया है। तब वो उसकी वेलोसिटी को बदल देगा, ताकि वो इस ऑर्बिटल पाथ को छोड़कर एक नए ऑर्बिटल पाथ का हिस्सा बन जाए। तो अगर इस डायग्राम को पूरा करना है, तो मैं तो थोड़ा सा वीडियो मोड में आप लोग को दिखा रहा था, लेकिन अगर इस डायग्राम को पूरा करना है तो ये ऐसे पूरा होगा। सबसे पहले ये वाला पॉइंट है, फिर ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, अपोजी पे पहुंचा, और अपोजी से फिर अब ये इसका हिस्सा बन गया, और फिर इसको हमें लेवल करना पड़ेगा। यहां से अगर हम देखते हैं तो करेक्ट। तो ये जो हमारा पहला स्टेप है, वो है ट्रांसफर ऑर्बिट में
एंट्री, दूसरा है ट्रांसफर ऑर्बिट में इसका जो ट्रैवल होता है वो डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ ट्रांसफर ऑर्बिट वो कई महीनों का हो सकता है। जैसे आदित्य L1 हमने लॉन्च कर दिया है, लेकिन अभी तक आदित्य L1 अपने डेजिग्नेटेड ऑर्बिट में पहुंचा नहीं है। करेक्ट। उसके बाद ये वाला हमारा पॉइंट है जो है अपोजी पर आगमन, और इसके बाद अपोजी किक मोटर स्टार्ट होता है। अपोजी किक मोटर गेट्स स्टार्टेड, राइट। और ये जो फोर्थ है हमारा वो है नई ऑर्बिट में प्रवेश। ये बहुत सिंपल पिक्चर बनाया है मैंने। कई बार क्या होता है कि कई लेवल पे इस तरह के ट्रांसफर ऑर्बिट बनते हैं, एक ट्रांसफर ऑर्बिट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और तब जाकर के वो अपने डेजिग्नेटेड ऑर्बिट तक पहुंचता है। लेकिन अभी इसको इतना कॉम्प्लिकेट करके देखने की जरूरत है नहीं। पर्पस ये था कि आप एलिप्टिकल ऑर्बिट और हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट के पर्पस को समझें कि ट्रांसफर ऑर्बिट क्या होता है एंड हाउ डज द ट्रांसफर ऑर्बिट बेसिकली वर्क। क्या पेरिजी पर ग्रेविटेशनल वेलोसिटी हाई होगा? यस। एपोजी पर लो? बिल्कुल सही, क्योंकि पेरिजी पर जब आप होते हैं तो आप अपने ऑब्जेक्ट के बहुत करीब होते हैं, तो वहां पर ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा होगा। तो उसको एस्केप करने के लिए आपको बहुत तेज स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। जैसे जैसे आप दूर होते जाएंगे आप पे किसी और का ग्रेविटी बन बन रहा होगा, इसलिए आपको स्पीड ऐसी मेंटेन करनी होगी कि अर्थ की ग्रेविटी के इफेक्ट को भी और किसी और की भी ग्रेविटी के इफेक्ट को आप नील करें और अपने रास्ते पे चलते जाएं। तो इस तरह के जो ट्रांसफरेबल स्पेसक्राफ्ट होते हैं उनके अंदर अपना मोटर होता है, और चूंकि मोटर होता है तो इसलिए ये जरूरी है कि उनके पास एनर्जी का भी कोई सोर्स हो। इसीलिए इनको हम सिंपली सैटेलाइट नहीं कहते, इनको हम स्पेसक्राफ्ट कहने लगते हैं, अंतरिक्ष यान कहने लगते हैं। और अंतरिक्ष यान में हम प्रक्षेपण यानों को तो गिनते भी नहीं है। प्रक्षेपण यान का पर्पस होता है कि वो सैटेलाइट को या स्पेसक्राफ्ट को उनके काम की ऑर्बिट तक पहुंचा दे। बट आफ्टर दैट पूरी की पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है? उस स्पेसक्राफ्ट की होती है। क्या ये खुद से स्टार्ट होते हैं? नॉर्मली जो मॉडर्न स्पेसक्राफ्ट होते हैं वो सच में खुद से ही स्टार्ट होते हैं। वो सेंस कर लेते हैं कि वो अब एपोजी पर पहुंच चुके हैं, तो वो खुद से स्टार्ट होते हैं। हाउ डज ट्रांसफर ऑर्बिट गेट मैनिपुलेटेड? ट्रांसफर ऑर्बिट मैनिपुलेट बहुत तरीके से किया जा सकता है ग्राउंड स्टेशन के थ्रू। देखो, ऑर्बिट कोई फिक्स नहीं है। जो रास्ता आप पकड़ोगे वही ऑर्बिट है, और जो रास्ता आप पकड़ोगे, जिस हाइट पे जो रास्ता पकड़ोगे आप, वो आपके लीनियर वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल इफेक्ट से तय होता है। ऑर्बिट कोई हाईवे नहीं बना हुआ है कि इसी ऑर्बिट पे हम गाड़ी लेकर के जाएंगे। पूरी स्पेस जस्ट द वे एरोप्लेन का, मान लो कि कोई प्लेन दिल्ली से लंदन जा रही है तो उसका फ्लाइट पाथ बना हुआ है। हालांकि पूरा आकाश खुला है, वो किसी भी रास्ते से नेविगेशन लेकर के पहुंच सकता है, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए कम से कम समय में कम से कम फ्यूल के कंजम्पशन के साथ उसको अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचाने के लिए एक फ्लाइट प्लान, एक फ्लाइट पाथ दिया जाता है, जिसको कि नॉर्मल कंडीशन में वो एरोप्लेन फॉलो करेगा ही करेगा। नॉर्मल कंडीशन में एरोप्लेन उसको फॉलो करेगा ही करेगा। तो ये जो इस तरह का जो फ्लाइट पाथ होता है ना, इसी तरह से सैटेलाइट को, स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के पहले हम भी फ्लाइट पाथ को डिसाइड कर लेते हैं कि किस तरह के फ्लाइट पाथ, किस तरह के ऑर्बिटल पाथ के थ्रू ये जाएगा। ठीक है ना? चलो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।
तो हमने शेप के आधार पर देख लिया। हमने अब ये देखो, हमने सबसे पहले देखा ये शेप के आधार पर, दूसरा देखा केंद्रीयता के आधार पर। अब हम आते हैं बेस्ड ऑन हाइट। ठीक है, कि वो पृथ्वी के सापेक्ष कितनी ऊंचाई पर है, तो उसको हम कहते हैं कि वो हाइट के आधार पे। तो यहां पर हम जनरली देखते हैं तो अब यहां पर हम देखते हैं 3 या 4 पॉसिबिलिटीज। एक को हम कहते हैं लो अर्थ ऑर्बिट, शॉर्ट में इसको कहते हैं LEO, लियो। दूसरा है जिसको हम कहते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट। तीसरा जियो ऑर्बिट। चौथा हाई अर्थ ऑर्बिट। ये निम्न ऊंचाई का कक्षा, ये मध्यम ऊंचाई की कक्षा, ये जियो अर्थ ऑर्बिट, जो कि पृथ्वी के बिल्कुल उसी टाइम में ये पृथ्वी की परिक्रमा करेगा जितनी देर में पृथ्वी अपने एक्सिस पर एक बार रोटेट हो जाती है। और लास्ट है हमारा हाई अर्थ ऑर्बिट या HEO। तो ये 4 तरह के हैं जो बेस्ड ऑन हाइट हमारे ऑर्बिट्स हैं। एक एक करके समझते हैं, लेकिन यहां पर कुछ नंबर्स लिखना जरूरी है। 160 किलोमीटर से लेकर के अप टू 2000 किलोमीटर को हम अब लो अर्थ ऑर्बिट के दायरे में रखते हैं। हालांकि बहुत सारी पुरानी स्पेस एजेंसी हजारों ऑर्बिट 1000 किलोमीटर ही कहते हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी 1500 किलोमीटर कहती है। एग्जामिनर ये पूछना बंद कर चुका है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग दिया हुआ है, तो कोई इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछता। लेकिन अभी जितनी करंट लिटरेचर आ रही है, जितना करंट इंफॉर्मेशन आ रहा है, उस हिसाब से ये हमारा मीडियम अब लो अर्थ ऑर्बिट जो है वो अप टू 2000 किलोमीटर माना जाता है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट, जो कि है 2000 किलोमीटर प्लस से लेकर के जियो तक। जियो का फिक्स्ड है, जियो का कोई रेंज नहीं है, बस इतना ही है। एग्जैक्टली अर्थ से इस हाइट पर आप उस ऑर्बिट में होते हैं जिस ऑर्बिट में रहते हुए आप पृथ्वी की परिक्रमा उतने ही टाइम में कर लेंगे जितने देर में पृथ्वी अपना एक रोटेशन पूरा कर लेती है। लास्टली आता है हाई अर्थ ऑर्बिट, जो कि है जियो से बाहर या जियो से ऊंचा। तो उसको हम कहते हैं हाई अर्थ ऑर्बिट। ये पहले आप लोग बना लीजिए, लिख लीजिए,
फिर हम आगे चलते हैं। डन। लो अर्थ ऑर्बिट की बात करते हैं हम। LEO मोस्टली यूज्ड जो है वो है 160 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर। ठीक है, बट इट कैन बी यूज्ड अप टू 2000 किलोमीटर। कहने का मतलब सबसे ज्यादा जिस फील्ड का उपयोग किया गया है वो है 160 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच का। बट ये जो है अधिकतम सीमा जो है वो है 2000 किलोमीटर। तो यहाँ पे कोई भी अगर स्पेस क्राफ्ट होता है तो ये स्पेस क्राफ्ट काफी तेज वेलोसिटी मेंटेन करेगा। वजह यह है कि आप अर्थ से ज्यादा दूरी पर नहीं है। अर्थ आपको बहुत ज्यादा ग्रेविटी के साथ अपनी तरफ खींच रहा है और उस ग्रेविटी को विदस्टैंड करने के लिए, उस ग्रेविटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, आपकी लीनियर वेलोसिटी अच्छी खासी होनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे सैटेलाइट की स्पीड तेज होती है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे पाथ चूंकि छोटा है, अर्थ से 160 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच मोस्टली ऐसे स्पेसक्राफ्ट होते हैं, तो ये दिन में कई दफा पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करेगा। ये दिन में कई दफा पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करेगा, क्योंकि एक तो इसकी स्पीड ज्यादा होती है और इसके ऑर्बिटल की हाइट, ऑर्बिट की हाइट कम होती है। तो इट विल रिवॉल्व अराउंड द अर्थ सो मेनी टाइम्स विद इन अ डे। सबसे ज्यादा फेमस जो इसका इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। हमने पहले पढ़ा था कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक कोलैबोरेटिव प्रोग्राम है अमेरिका, रशिया और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, जो मैन्ड स्पेस मिशन है। और ये तीनों ही कंट्री अपने कोलैबोरेशन से इसको मेंटेन किए हुए हैं। इनके एस्ट्रोनॉट्स यहाँ गए हुए हैं। इंडिया के एक एस्ट्रोनॉट रशिया के सहयोग से, राकेश शर्मा, भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही गए थे, जहाँ से उन्होंने लाइक सैटेलाइट टेलीकॉम के जरिए बात भी की थी तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से। तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लो अर्थ ऑर्बिट में है। हमारा एक स्पेस ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसकी बात मैंने कल भी की थी, एस्ट्रोसैट, वो भी इसी ऑर्बिट में है। इसी तरह से जेम्स वेब भी यही है, हबल टेलीस्कोप भी यही है। अच्छी बात है कि पृथ्वी से आप बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं हैं। और दूसरी बात क्या है कि आप फिर भी स्पेस में हैं, तो स्कैटरिंग कम है, लाइट की एब्जॉर्बेशन एब्जॉर्बेंस ना के बराबर है, एंड यू कैन कैप्चर सो मेनी डिफरेंट रेडिएशन। तो मेनली इसका इस्तेमाल हम दो पर्पसेस के लिए कर सकते हैं। पहला स्पेस ऑब्जर्वेशन के लिए, और दूसरा इस तरह के लो अर्थ ऑर्बिट में कुछ स्पेस स्टेशन वगैरह बनाने के लिए। और तीसरा, छोटी छोटी कंपनियां जो होती हैं वो अपने कुछ सैटेलाइट कम्युनिकेशन के सैटेलाइट भी इस ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं, क्योंकि इस ऑर्बिट में लॉन्च करना कंपैरेटिवली आसान होता है और कम खर्चीला भी होता है। तो इसकी उपयोगिता लिमिटेड है, लेकिन फिर भी इस्तेमाल तो होता ही है। तो अधिकतम सीमा और ये बात हो गई। उसके बाद एप्लीकेशन। सबसे पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन
जिसको हम कहते हैं ISS। ये बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, इसलिए इसको आगे नहीं करेंगे, बल्कि अब इसको फेज आउट करने की बात हो रही है। फिर इंडिया का एस्ट्रोसैट जो 2015 का है, हबल टेलीस्कोप, फिर नेक्स्ट जो है हमारा स्पेस टेलीस्कोप, और लास्टली some प्राइवेट कम्युनिकेशन सैटेलाइट। प्राइवेट और गवर्नमेंट से फर्क नहीं पड़ता, बट स्मॉल कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। छोटे संचार उपग्रह। अच्छा, इसके ऊपर सिर्फ नाम है, तो नामों की हिंदी करने की जरूरत नहीं है। एस्ट्रोसैट, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, हबल टेलीस्कोप, जेम्स वेब टेलीस्कोप, दे ऑल आर व्हाट, दे ऑल आर नेम्स। और चूंकि ये नाम है, तो इनको हिंदी में करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट पे, MEO पर। ये हमारा लियो था। अब हम आ गए MEO, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। रेंज, इसका विस्तार कितना है, फिर हम देखेंगे मैक्सिमम यूटिलाइज्ड, इसका अधिकतम अनुप्रयुक्त क्षेत्र क्या है। तो पहले रेंज की बात कर लेते हैं हम लोग। तो रेंज जो है वो 2000 से लेकर के 35,786 किलोमीटर तक है। लेकिन अधिकतम अनुप्रयुक्त जो है वो शुरू होता है 5,000 किलोमीटर से और जाता है तकरीबन 20,000 किलोमीटर तक। तो सवाल उठता है कि ये 2,000 से 5,000 के बीच क्यों नहीं, 20,000 से 35,000 के बीच क्यों नहीं। पहली बात, 2,000 से 5,000 के बीच इसलिए नहीं क्योंकि इस जोन में बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग रेडिएशन हैं जो कि हमारे सैटेलाइट के उपकरणों को खराब कर देंगे। तो इसलिए ये बेल्ट बहुत अच्छा बेल्ट नहीं है 2,000 से 5,000। 20,000 के बाहर आप भेज के कुछ भी ऐसा हासिल नहीं कर पाएंगे, और कि उससे बेहतर आप उसको जियो ऑर्बिट में डाल करके नहीं आप रिजल्ट पाएंगे। तो 20,000 तक ठीक है, लेकिन 20,000 के बाहर अगर आप किसी भी सैटेलाइट को इंसर्ट कर रहे हैं किसी भी ऑर्बिट में, तो इट विल बी बेटर कि अगर वो हम जियो ऑर्बिट में उसको इंसर्ट करें, तो कम से कम वो अर्थ के रोटेशन टाइम के साथ अपने आप को सिंक्रोनाइज करेगा, और उस वजह से वो हमें ऐसे रिजल्ट दे पाएगा जो कि 20,000 और 30,000 के बीच में रहकर नहीं दे पाएगा। तो इसलिए जब हम 20,000 के बाहर की सोचते हैं, तो वी ऑलवेज थिंक ऑफ जियो ऑर्बिट। सवाल उठता है कि ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में। कम से कम दो तीन जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम हैं। सबसे पहला ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो सबसे पॉपुलर है, वो अमेरिका के नासा का GPS है, ग्लोबल पोजिशनिंग सर्विस। इसके बाद इतना ही पावरफुल लगभग रसिया का ग्लोनेस है। उसके बाद मोस्टली कह लो कि इतने ही कैपेबिलिटी का यूरोपियन यूनियन का गैलीलियो है, और चाइना का बाइदाउ है।
तो ये 4 हैं वर्ल्ड के जो कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, और ये सारे के सारे ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कम से कम 20 सैटेलाइट पर बेस्ड है। अब जैसे हमारा जीपीएस है, तो वो 30 सैटेलाइट प्लस एनी टाइम उसका एक्टिव रहता है। 30 सैटेलाइट प्लस एनी टाइम काम कर रहा होता है, और ये सारे के सारे सैटेलाइट मीडियम अर्थ ऑर्बिट में होते हैं। तो इसका जो उपयोग है, इसका जो यूज है, वो कहाँ है? उसका यूज है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम्स में। का मतलब है तो वैश्विक नौवहन उपग्रह तंत्र को क्रिएट करने में इसका उपयोग होता है। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है जीपीएस, जो अमेरिका कंट्रोल करता है। दूसरा है ग्लोनास, जो रशिया कंट्रोल करता है। तीसरा है गैलीलियो, जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी कंट्रोल करती है। नेक्स्ट है बाइडाउ, जो चाइना कंट्रोल करती है। इस सब के सैटेलाइट्स मीडियम अर्थ ऑर्बिट में होते हैं। अच्छा, इसमें इंडिया का क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया का जो सैटेलाइट सिस्टम है नेविगेशन का, वो रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। उसकी बात हम लोग करेंगे अपने क्लास नंबर 5 में, जो स्पेस का क्लास नंबर 5 होगा, तब हम लोग उसकी बात करेंगे। एंड देन यू विल गेट टू नो कि इंडिया का क्यों जियो ऑर्बिट्स में है। ठीक है। चलो, अच्छा, ये सवाल है कि ऑर्बिट कैसे बनाते हैं। ऑर्बिट कोई हाईवे नहीं है जिसको बनाना होता है। आप ऑर्बिट तय करते हैं कि इस ऑर्बिट में हमारा सैटेलाइट जा रहा है, और उसके लिए हमें ये वेलोसिटी, तो आप वो वेलोसिटी और वो एंगल आप देकर के भेजें, वही उसका ऑर्बिटल पाथ होगा। तो जिस पाथ को आपका सैटेलाइट फॉलो करता है वही इसका ऑर्बिट है। ऐसे नहीं होता कि आप ऑर्बिट कोई हाईवे की तरह बना करके तब सैटेलाइट को भेजते हैं। तो हमेशा ये सोचिएगा कि ऑर्बिट साइंटिस्ट तय करते हैं कि दिस इज द ऑर्बिट, और ऑर्बिट के अलग अलग पॉइंट पे क्या वेलोसिटी की जरूरत होगी। बट साइंटिस्ट इतना ही तय करते हैं, इसके बियॉन्ड वो सैटेलाइट, सैटेलाइट के मोटर्स, उनकी वजह से ये पूरी की पूरी मूवमेंट हो रही होती है। क्लियर? नाउ, जियो। ठीक है। अब जियो का मामला ये है कि इट इज, अगर हम अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस लें, ठीक है, तो ये है 42, 164,
किलोमीटर। और अगर हम इक्वेटोरियल सरफेस से लेते हैं, इक्वेटोरियल सरफेस सी लेवल से लेते हैं, तब जो है डिस्टेंस है 35,786 किलोमीटर। सर अब बस कीजिए, अगली क्लास भी तो है। टाइम क्या हो गया, 12:15। चलो 5 मिनट का वक्त और दे दो, फिर आप लोग रेस्ट करो। जापान का भी नेविगेशन है ना, रीजनल है। चलो, तो क्या होता है कि जब आप ये वाला डायग्राम बना लो, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। जब आप अर्थ से वैसी दूरी पे रहते हैं, राइट, अगर मान लो कि ये दूरी है अर्थ से उस बॉडी की, उस पॉइंट की, चलो यही रहना, ठीक है। तो क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस ऑर्बिट में है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि इस ऑर्बिट में है, उस ऑब्जेक्ट को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगा समय एग्जैक्टली उतना ही होगा जितनी देर में पृथ्वी अपने एक्सिस पे एक राउंड रोटेट कर चुकी होगी। जितनी देर में पृथ्वी अपने एक्सिस पे एक बार रोटेट कर चुकी होगी। तो आप आज की क्लास के बाद एक गेम खेलना घर पे, किसी एक छोटे भाई छोटे बहन या बड़े भाई को भी एंगेज कर सकते हो, और एक गेम करना, और आप समझ जाओगे कि ये पॉइंट क्या है। तो आप करना क्या कि आप एक जगह पे खड़े हो जाना, और उसके बाद एक दूसरे आदमी को अपने सामने रखना, और दोनों आदमी आई कांटेक्ट में रहना, दोनों आदमी आई कांटेक्ट में रहना। दूसरा व्यक्ति आपकी परिक्रमा करेगा और आप अपने एक्सिस पे रोटेट करेंगे, और कोशिश रहे कि आई कांटेक्ट ब्रेक ना हो। तो आई कांटेक्ट ब्रेक ना हो, उसके लिए जरूरी है कि दूसरा व्यक्ति आपको फेस कर रहा है और आप दूसरे व्यक्ति को फेस कर रहे हैं। हमें अपने नेक को नहीं मूव करना, हमें अपने नेक को मूव नहीं करना। अब दूसरा व्यक्ति ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और आप अपने एक्सिस पे ऐसे रोटेट हो रहे हैं। नेक को मूव मत कीजिए और आई कांटेक्ट बनाए रखिए। तो आप देखेंगे कि एक ही सूरत है कि वो व्यक्ति उतनी ही देर में आपकी परिक्रमा पूरी करता है जितने देर में आप एक बार रोटेट हुए। यही है कॉन्सेप्ट जियो सिंक्रोनस का। अब जियो सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी में क्या फर्क होता है कल सीखेंगे, ठीक है ना। इसको वी विल लर्न टुमारो। लेकिन ये आज आप करके देखिएगा सो दैट कि आप समझ सकें कि भू स्थिर कक्षा, जियो स्टेशनरी कक्षा का मतलब क्या होता है, ठीक है। भू स्थिर कक्षा का मतलब क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, वो हम कल बताएंगे। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, यू विल रियली लाइक दिस एक्सपेरिमेंट, और समझ में ये चीजें फिर ज्यादा आसानी से आएंगी। तो आज इतना ही, क्योंकि अब आपकी अगली क्लास भी है। तो आई विल लीव इट हियर, डू दिस एक्सपेरिमेंट एंड वी विल मीट टुमारो। तो चलिए, अब आज की क्लास को ओवर करते हैं यहीं पे। 12:20 हो गया है। आप लोग थोड़ा सा रेस्ट करके और थोड़ा सा कुछ स्नैक वगैरह लेकर फिर पांडे सर की क्लास में बैठिएगा। गुड बाय एवरीवन, गुड बाय, कल मिलते हैं।